एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। आज हमारा लेक्चर होने वाला है बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे मीनिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स और साथ में सीखेंगे कि अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है बाय प्रोडक्ट्स की। और इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक केस स्टडी भी लेक्चर में इंक्लूड कर दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। मीनिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट होता है एक सेकेंडरी प्रोडक्ट। सेकेंडरी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट जो है वो माध्यमिक है, मतलब अप्रधान है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो जब मेन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उस समय इंसिडेंटली मतलब संयोग से या अचानक से कुछ एक माइनर प्रोडक्ट्स जो हैं वह प्रोसेस में से उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स साथ में उत्पन्न होते हैं, इनकी मार्केट में कुछ ना कुछ सेलेबल वैल्यू यानी कुछ मूल्य इनको बेचने से मिल जाता है कंपनी को। तो ये मेन प्रोडक्ट के टाइम पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे साथ में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं उनको बाय प्रोडक्ट्स बोला जाता है। बाय प्रोडक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है वह कुछ खास नहीं होती। तो जैसे कि स्लाइड में लिखा है मैंने कि इनकी माइनर कमर्शियल इम्पोर्टेंस होती है, मतलब अगर हम वाणिज्य तौर पर देखें या व्यवसायिक तौर पर देखें तो इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती और जनरली इनके ऊपर थोड़ी सी और प्रोसेसिंग कंपनी को करनी पड़ती है अगर वह इनको बेचना चाहती है। तो एक प्रोडक्ट की जो कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, मतलब अगर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वह बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। अगर वो सेकंड नंबर पर आता है तो जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन अगर उसकी जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वह बहुत ही कम है तो उसे बाय प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाता है। तो अगर हमने क्लासिफिकेशन मतलब इसके कुछ हिस्से करने हो तो दो हिस्से इसके किए जा सकते हैं। पहले प्रकार के बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें सेम फॉर्म पे जैसे वो उत्पन्न हुए वैसे ही उनको बेच दिया जाता है। दूसरे वह होते हैं जिनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग मतलब कुछ और काम मशीनों पर किया जाता है ताकि वह बिकने के लायक बन सकें। मैंने इस लेक्चर में एक अलग सी केस स्टडी ली है। मैंने यहाँ पर केस स्टडी ली है अरविंद लिमिटेड की। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे 1931 में अहमदाबाद में बनाया गया था। ये एक इतनी बड़ी कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 में 2373 करोड़ का रेवेन्यू था। ये इंडिया की सबसे ज्यादा डेनिम्स बनाने वाली कंपनी है और जब इसमें प्रोसेसिंग की जाती है तो कई प्रकार के बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वह निकल कर आते हैं। तो जिस प्रोसेस में वह बाय प्रोडक्ट्स आते हैं वह प्रोसेस है स्पिनिंग का, वीविंग का और डाइंग का। अरविंद लिमिटेड एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके कुछ तो अपने ब्रांड्स हैं और कुछ जो है वह इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी ओ करती है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस स्लाइड में मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं जो उनके ओन्ड मतलब उनके अपने ब्रांड्स हैं, जिसे हम हाउस ब्रांड्स भी बोल सकते हैं। जिसमें आपने नाम सुना होगा फ्लाइंग मशीन का, जिसमें डेनिम्स बनाई जाती हैं, एक्सकैलिबर का, इसके अलावा न्यूपोर्ट और भी कई सारे नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, रफ एंड टफ, कोल्ड। तो अरविंद रेडी टू वियर भी इनका ही ब्रांड है। तो मेंस वेयर की लाइन इनकी काफी फेमस है। अरविंद लिमिटेड के पास कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में मार्केट करने का लाइसेंस भी है। तो ये हैं उनके लाइसेंस्ड ब्रांड्स जिन्हें वो इंडिया में बेच सकते हैं। सबसे पहला है एरो। एरो एक बहुत बड़ा नाम है जिसकी फॉर्मल शर्ट्स और भी कई प्रकार के कपड़े आते हैं। दूसरा है यूएस पोलो। यूएस पोलो के कैजुअल कपड़े आते हैं, स्पोर्टी वेयर आता है और अलग अलग प्रकार की क्लोथिंग आती है। तीसरा जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड ये इंडिया में मार्केट करते हैं वह है टॉमी हिलफिगर। ये एक महंगा ब्रांड है, जैसे कि मैंने लिखा है ये एक प्रीमियम ग्लोबल फैशन ब्रांड है। इन तीनों इंटरनेशनल ब्रांड्स एरो, यूएस पोलो और टॉमी हिलफिगर को इंडिया में मार्केट करने का अधिकार अरविंद हाउस के पास है। अब ये तो मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया। अब होता क्या है, हम अपने बाय प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं।
जब कंपनी के अंदर कॉटन प्रोसेसिंग की जाती है तो कई प्रकार के बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उसके साथ उत्पन्न हो जाते हैं। पहला है कॉटन वेस्ट, दूसरा है यार्न वेस्ट, इसके अलावा फैब्रिक का कई सारा स्क्रैप भी इसमें से आता है। अब कंपनी क्या करती है, कई सारे बाय प्रोडक्ट्स को तो कंपनी कई बड़े बड़े रिसाइकलिंग यूनिट्स को बेच देती है, जिससे जो वैल्यू रिसीव होती है, मतलब उनको बेचने से कुछ पैसे मिले, वह है वैल्यू रिसीव्ड। उसको जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल आ रही है उस कॉस्ट में से उस वैल्यू को माइनस कर देती है। अब कंपनी बहुत सारे ब्रांड्स में डील कर रही है, तो सारे ब्रांड्स तो एक केस स्टडी में डिस्कस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो एग्जांपल मैं आपके साथ अरविंद की का डिस्कस कर रही हूँ वह है यूएस पोलो एसोसिएशन की। जैसे मैंने आपको बताया ये एक इंटरनेशनल कपड़ों का ब्रांड है। यूएस पोलो की टी शर्ट्स, जीन्स, जैकेट्स और कई विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज भी जो हैं वह इंडिया में बेचने का अधिकार उनके पास उपलब्ध है। तो जब यूएस पोलो के कपड़े बनाए जाते हैं तो उसमें से उत्पन्न हो जाता है फैब्रिक स्क्रैप। जब उसकी कटिंग की जाती है तो आपने देखा होगा छोटा छोटा कपड़ा साइड पर बच जाता है ना, कटिंग में से जो वेस्ट निकलता है उसको फैब्रिक स्क्रैप बोलते हैं। तो ये लेफ्ट ओवर क्लॉथ पीसेस होते हैं। अब कंपनी इसका क्या करती है, ये एक बाय प्रोडक्ट है ना, और आपको पता है कि इसकी मार्केट में कोई खास वैल्यू मिलती भी नहीं है। तो इस बाय प्रोडक्ट को कई बड़े बड़े टेक्सटाइल के जो रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं उनको बेच दिया जाता है। यहाँ कंपनी एक बहुत स्मार्ट मूव करती है, वह इसे रॉ मटेरियल की तरह यूज कर लेती है और इसमें से रिसाइकल्ड यार्न जो है वह बना लेती है। अब जैसे कि यूएस पोलो एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो एक तरह के कपड़े तो उसके बनते नहीं हैं, उसमें से पोलो टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज बहुत कुछ बनता है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारी यार्न बन के आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेस यार्न जो बच जाती है उस एक्सेस यार्न को रीयूज कर लिया जाता है छोटे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे बच्चों के कपड़े तो या खुद बना लेते हैं, अदरवाइज जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि छोटे साइज के कपड़े बनाते हैं उनको कंपनी इस बची हुई यार्न को बेच देती है। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जब भी बाय प्रोडक्ट्स उत्पन्न होते हैं तो उनकी एक वैल्यू होती है, तो उसकी अकाउंटिंग करना कंपनी के लिए जरूरी है। अब हम सीखते हैं कि कौन कौन से मेथड से बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग की जा सकती है। अकाउंटिंग के दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है उसका नाम है सेल्स मेथड और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है कॉस्ट मेथड। चलिए एक एक मेथड के अंदर कितने टाइप्स हैं वह भी सीख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नॉन कॉस्ट या सेल्स वैल्यू मेथड पहला, जिसका नाम है अदर इनकम या मिसलेनियस मेथड भी इसको बोल देते हैं। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, मतलब डिफरेंट प्रकार के या मिश्रित, मिक्स सा। तो जब एक कंपनी के अंदर बाय प्रोडक्ट तो बन जाता है बट वह जो बाय प्रोडक्ट है उसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है, बहुत ही सस्ता बिकता है वो मार्केट के अंदर, उसकी लो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, तो वहां पर जितने का भी वह बिकेगा जो उसकी सेल्स वैल्यू होगी उसे सिंपली अदर इनकम मान लिया जाएगा, मतलब मिसलेनियस इनकम मान लेंगे और जितनी अमाउंट होगी उसे प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरा मेथड टोटल सेल्स लेस टोटल कॉस्ट। इसके अंदर बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है। जब भी बाय प्रोडक्ट को सेल किया उसकी सेल्स वैल्यू जो हमें मिली उसे कर देना है हमने ऐड जो मेन प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू हमें मिली है, मतलब दोनों सेल्स को हमने ऐड कर देना है। और करना क्या है, हमने कंबाइंड टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है मेन प्रोडक्ट की और उसमें से हमने ये जो टोटल सेल्स वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी है दोनों की, मेन की भी और बाय प्रोडक्ट की, उसे टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देना है ताकि हमें नेट कॉस्ट जो है वह पता लग जाए। तीसरा मेथड टोटल कॉस्ट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। इसके अंदर जब बाय प्रोडक्ट को सेल किया तो उसकी सेल्स वैल्यू हमें मिल गई, तो उसे हमने ट्रीट करना है जैसे हम अकाउंट्स के अंदर वेस्ट और स्क्रैप की वैल्यू को ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, हम ना सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, उसको निकालने के बाद हम उसमें से माइनस यानी कि रिड्यूस कर देते हैं किसको, सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, जैसे कि वेस्ट और स्क्रैप ही हो वो। अगले मेथड का नाम है टोटल कॉस्ट लेस
नेट सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हमने सबसे पहला काम जो करना है वह हमने कैलकुलेट करनी है नेट सेल्स वैल्यू। नेट सेल्स वैल्यू कैसे निकलेगी? हमने सेल्स वैल्यू ले लेनी है बाय प्रोडक्ट की और उसमें से जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोडक्ट का, उसे माइनस कर देना है और वह जो अमाउंट आई उस अमाउंट को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात हमने नोट करनी है कि जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वह सिर्फ उतने ही लेने हैं जितने बाय प्रोडक्ट्स के हुए हैं। मेन प्रोडक्ट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमने यहाँ पर नहीं लेना। नेक्स्ट मेथड है टोटल कॉस्ट लेस नेट यील्ड ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। इस मेथड को हम इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले हमने जो अमाउंट लेनी है वह है सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, जितने का बाय प्रोडक्ट बिका। फिर अब हमने अगर अपने बाय प्रोडक्ट के ऊपर कुछ खर्चा किया है स्प्लिट ऑफ होने के बाद, जब मतलब मेन प्रोडक्ट से अलग हो गया उसके बाद भी कुछ खर्चा किया, वह खर्चा लेना है। और जितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हुआ इन दोनों खर्चों को हमने माइनस कर देना है जितने का बाय प्रोडक्ट सेल हुआ। दोबारा से समझिए, सेल्स वैल्यू ली बाय प्रोडक्ट की, पहले उसमें से माइनस किया जितना उसके ऊपर कॉस्ट इंकर हुई है अलग होने के बाद। दूसरी चीज उसमें से माइनस करी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा था। ये हमारे पास आ गई नेट रियलाइज्ड वैल्यू। नेट रियलाइज्ड वैल्यू की मतलब सारे खर्चे करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू बची। इस नेट रियलाइज्ड वैल्यू की अमाउंट को हमने माइनस कर देना है जितनी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट है। तो एक प्रकार से हमने मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से इसकी जितनी कमाई हुई उसको माइनस कर दिया, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ था मेन प्रोडक्ट के ऊपर। अगला है रिवर्स कॉस्ट मेथड। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा चलना। तो इस मेथड के अंदर एक एजम्पशन ली गई है। इस एजम्पशन के अंदर ये बोला गया है कि जो सेल्स वॉल्यूम है, मतलब जितना भी बनाया गया है बाय प्रोडक्ट, उसके अंदर कुछ एक हिस्सा प्रॉफिट का इंक्लूडेड है, इसलिए वह कॉस्ट नहीं है। अगर प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो इसमें ये बोला गया कि इसे प्रोसेस अकाउंट को चार्ज नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि मेथड का नाम है रिवर्स कॉस्ट, मतलब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा, वर्किंग बैकवर्ड्स। कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये है उसका फॉर्मेट। पहले लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए मेन प्रोडक्ट और उसके बाद लिखिए बाय प्रोडक्ट। सबसे पहले लेंगे हम सेल्स वैल्यू, जितने का हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है वह ले लेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो कंपनी को लगता है कि जितनी कमाई होने का अंदेशा है, उसको माइनस करके हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, फिर उसमें से माइनस की जाएगी सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब होता है बाद में लगने वाली कॉस्ट। जब स्प्लिट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, और फिर अलग होने के बाद अगर कोई खर्चा लगा बाय प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेसिंग का, उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जो कि दोनों का अलग अलग से हम इस मेथड की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। के साथ ही नॉन कॉस्ट वाले मेथड्स खत्म हुए। अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट मेथड्स। तो पहला जो कॉस्ट मेथड है उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। अब जैसे कि हमने अकाउंटिंग में यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा है, तो ये वही कंपनी यूज कर सकती है जहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिसकी मदद से बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसे अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और मेन प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्टिवली ध्यान दिया जा सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को 3 स्टेप्स में लगाया जाता है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं एक प्रोडक्ट के, टेक्निकली सारा कुछ ध्यान देके, पूरी असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन करके, और जो बाय प्रोडक्ट है उसका भी एक स्टैंडर्ड रेट जो है वह फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट है उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है और उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। मतलब सारे का सारा काम है टेक्निकल असेसमेंट के ऊपर कि हम कितनी खूबसूरती से बाय प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रेट निकाल के उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कंपनी ने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है वह तो स्टेबल ही रहेगा, मतलब वह तो स्थिर ही रहेगा। अगर
फिर भी कॉस्ट, कोई मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें कोई चेंज आ गया, तो वह चेंज आएगा ऑपरेशनल फैक्टर्स की वजह से। ऑपरेशनल फैक्टर्स में कई सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई प्रोसीजर का डिसीजन लेना, टेक्नोलॉजी कितनी यूज करनी है, प्रोसेस का वर्कफ्लो कैसा चलेगा। तो एक बिजनेस की एफिशिएंसी का आंकलन जो है वह ऑपरेशनल फैक्टर्स के से ही किया जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको यूएस पोलो की केस स्टडी में बताया कि जो यार्न बचती है उसे स्मॉलर गारमेंट्स मतलब छोटे बच्चों के कपड़े बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। तो यही है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। इस मेथड के अंदर जो भी बाय प्रोडक्ट कंपनी के अंदर बन रहा है वह बाय प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का रूप ले लेता है। कंपनी सेम रहती है, वह बाय प्रोडक्ट बन गया रॉ मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि उस बाय प्रोडक्ट की कोई वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है वह होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहाँ पर है कि जितना पैसा आपका सेव हो गया, यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल अपनी कंपनी में से ही मिल गया, मतलब बाहर से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपने ये देखना है कि अगर मैं बाहर से खरीदता तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते, वह पैसा आपका बच गया और उसी पैसे की जो आपकी बचत हुई उसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लास्ट मेथड है अपोर्शनमेंट का, मतलब हिस्सों में बांट देना। अब हिस्से होने चाहिए एक अच्छे से बेसिस के ऊपर, एक सही आधार के ऊपर। तो जब बाय प्रोडक्ट जो है उसकी कुछ एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, मतलब वो कुछ सही पैसे पे बिक जाता है, उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें जॉइंट कॉस्ट यानी जो दोनों की मिला के कॉस्ट हो रही है उसे डिवाइड करना पड़ता है मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बीच में एक ढंग का बेस ढूंढकर। तो जब एक कंपनी कोई भी डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं करती जॉइंट प्रोडक्ट की और बाय प्रोडक्ट की, वहां पर वह एक बेस ढूंढ लेती है और उसी बेस के ऊपर कॉस्ट को डिवाइड कर देती है। बाय प्रोडक्ट के केस में कंपनी ने निर्णय लेना होता है कि बाय प्रोडक्ट को कब बेचना है। दो ही तरीके हैं, एक तो होता है कि थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी है, उसके ऊपर और थोड़ा सा काम करना है, फिर उसको बेचना है। दूसरा तरीका कहता है कि नहीं, जैसे ही वह मेन प्रोडक्ट से अलग हुआ, वह बना, उसको वैसे ही बेच दो, उसके ऊपर और प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको बाय प्रोडक्ट्स का मीनिंग, केस स्टडी और जो मेथड्स हैं वे अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द।